अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल मा। अच्छा जी, CFAP 3 SPM का सेशन हम बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं जी। समर 24 एंड ऑनवर्ड्स के लिए ये इंट्रो सेशन है। मेरे साथ सर हाफिज़ अरीब मौजूद हैं जी। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हम करा लेते हैं हम अपना, और फिर हम जो है क्या कहते हैं सिनेरियो को आगे लेके जाएंगे। आज का एजेंडा जो है वो एक थोड़ा सा इंट्रो हो जाए हमारे पास, और फैकल्टी के इंट्रो के बाद जो है वो हम सिलेबस के इंट्रो पे जाएंगे। ठीक है जी। और इसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, कुछ ये मार्किंग स्कीम से कुछ इन्हें एरियाज बताएं आपको। पहले दिन ही हम उन एरियाज पे फोकस करें कि यार जो बच्चे यहाँ फंस रहे होते हैं। ठीक है। इंट्रो ऑफ फैकल्टी, इंट्रो ऑफ SPM, इसके अलावा क्या कहते हैं अल्लाह भला करे हमारा इसके अप्रोच एंड कॉमन मिस्टेक्स। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ। सऊद तारिक मेरा नाम है जी। अल्हम्दुलिल्लाह 2006 में मैंने अपना ओ लेवल्स कम्प्लीट किया, 8 में अपना ए लेवल्स कम्प्लीट किया, 10 में ACC कम्प्लीट किया। फिर मैं KPMG के साथ एसोसिएटेड रहा। 140 में मैंने अपना CA भी कम्प्लीट किया। एंड देन KPMG के बाद कुछ टाइम इंडस्ट्री में काम करके मैंने अपनी फर्म स्टार्ट की ST&Co के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी इस फर्म को रन कर रहा हूँ। टीचिंग रिलेटेड अगर बात की जाए तो टीचिंग रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन अगर मैं बात करूँ तो CFAP 4 BFD में पूरा पढ़ा रहा होता हूँ। इसके अलावा CFAP 3 SPM जो है सर अरीब के साथ मिलकर पढ़ा रहा हूँ। MSA 2 सर हाफिज अरीब के साथ SPM, एंड MSA 2 सर फुरकान के साथ। और इसके अलावा कैफ के भी 3 पेपर जो है वो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, कैफ 3 और कैफ 6। ठीक है जी। CFAP 3 SPM पढ़ाए हुए हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम हो गया। 3 अटैम्प्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी फोर्थ अटैम्प्ट है। समर 24 जो है इट विल बी अवर फोर्थ अटैम्प्ट। और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी स्टूडेंट जो है वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। BFD से रिलेटेड भी अल्लाह का शुक्र है कि December 21 एंड December 22 में मेरिट हमारे स्टूडेंट का आया है। और अल्लाह का शुक्र है कि BFD रिलेटेड भी जो है चीज़ें होती हैं। और आप अगर गौर करें तो पूरा एक पैकेज भी कंप्लीट हो रहा है। कि आप अगर आप गौर करें कि MSA 2 जो है वो CFAP 4 और SPM का जो है वो कहते हैं प्री रिक्विजिट है उसके लिए। CFAP 4 आपको पता होना चाहिए और CFAP 3 पता होना चाहिए। और ये तीनों पेपर में मैं आपके पास कहीं ना कहीं इन्वॉल्व। अच्छा सर अरीब, का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं एक बात करते चलूँ कि मेरा बड़ा दिल था कि थ्योरी की चीज़ें पढ़ाने का, क्योंकि मैं ACCA में भी पास में जो है थ्योरी पढ़ाता रहा हूँ। और क्या कहते हैं, मुझे था कि नहीं यार CA में भी कुछ चीज़ होनी चाहिए, मगर ऑब्वियसली बाकी और पेपर भी थे, फर्म की कमिटमेंट भी थी, तो मैं नहीं पढ़ा पाता था। तो मेरी सर हाफिज़ अरीब से एक दिन हम बैठे थे। सर हाफिज़ अरीब MSA 1 भी पढ़ाते हैं, तो हमारी बात हुई कि भाई क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम SPM लॉन्च कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से ये हुआ कि नहीं यार, अब मैं कैफ का भी एक पेपर पढ़ा रहा हूँ जिसमें थ्योरी आ रही है, यही SPM वाली थ्योरी है। और सर अरीब भी इंटरेस्टेड है, तो हमने कहा चले यार एक जो है एक इसको लॉन्च करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि डिसीजन हमारा सक्सेसफुल साबित हुआ, और काफ़ी स्टूडेंट जो है वो हमसे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। सर अरीब सर प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन काइंडली कराइएगा, फिर हम बात को आगे लेके जाते अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हैं। बेसिकली हमने MSA 1 से स्टार्ट किया था ST एकेडमी के साथ। हम्म। देन SPM में आने का मेन पर्पस यही था क्योंकि मैंने ACCA भी क्वालिफाइड किया हुआ था बैक इन 2019, देन CA क्वालिफाइड किया हुआ था बैक इन 2021। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का एक अच्छा खासा बैकग्राउंड ACCA से आपका डेवलप हो रहा होता है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे हो रहा होता है। उनके पास जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप वाला पेपर है, एडवांस परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला पेपर है, वो दोनों केस स्टडी बेस्ड पेपर्स होते हैं जिसके अंदर आपके SPM के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट एंड फर्दर डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहे होते हैं। हुआ यह था कि फिर जब हमारे पास प्रीवियसली BMS होता था, उससे SPM पे चीजें शिफ्ट हुई थी, देन वी रियलाइज देयर इज अ नीड टू ब्रिज दैट गैप, जो हमें ACCA की क्वालिफिकेशन के थ्रू हेल्प प्रोवाइड कर रहा था कि हम ACCA बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा सकें, जो ICAP की थीम भी है। रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर भी यही देखा जा रहा था कि ICAP जो है वो केस स्टडी बेस की तरफ अप्रोच लेके जा रहा है। तो इसी वजह से हमने उन दोनों सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए, ACCA CA की नॉलेज को यूज करते हुए डिसाइड किया दैट वी गोइंग टू लॉन्च SPM। फर्दर जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है, एबट के अंदर मैं कमर्शियल फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर होता हूँ, तो वहां पे भी आपका बिजनेस पार्टनरिंग वाला रोल होता है। उसके अंदर आप ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से हट के बिजनेस को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, बिजनेस डिसीजन किस तरह हो रहे होते हैं, आपके कमर्शियल फंक्शंस, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलेटरी, कमर्शियल एक्सीलेंस,
किस तरह रन कर रहे होते हैं, तो वो नॉलेज भी हेल्प कर रही होती है कि आप प्रैक्टिकल इंसाइट भी दे सकें। तो ऑल बिकॉज ऑफ दिस वी स्टार्टेड दिस सब्जेक्ट। एंड इंशाल्लाह जिस तरह भी आगे मूव करते हैं, देन मैं आपको फर्दर गाइड करूंगा कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए और हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए और हम किस तरह सब्जेक्ट को लेकर चलें। थैंक यू सर दीप। देखिए आज के सेशन का एजेंडा ये है कि अगर कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो उसको भी एक आइडिया हो जाए कि इस पेपर की डिमांड्स क्या है। और बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा डॉक्यूमेंट सर दीप ने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है, बल्कि मैं आपको वो अप्रोच दिखा भी देता हूँ कि ज़बरदस्त सा डॉक्यूमेंट है हमारा एक, जो कि सर भी जो है जब अपनी अप्रोच बताएंगे तो कवर करेंगे। देखेंगे इसको पूरा पुरानी और नई स्कीम के कंपैरिजन है, क्योंकि पहले एसपीएम नहीं था, पहले बीएमएस था। इवन तो कंटेंट सेम है, मगर एग्जामिनर ने बहुत ज़्यादा पूछने का स्टाइल और बहुत सारा जो है वो क्या कहते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। फिर उसके अलावा चैप्टर की सीक्वेंस बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से सर ने पूरा एक क्राफ्टिंग की हुई है कि भाई बुक की क्या सीक्वेंस है और वो किस ग्रिड से लिंक हो रही है, क्योंकि हमारा जो एसपीएम है वो अभी मैं आपको बताऊंगा 5 ग्रिड है इसकी। ठीक है। फिर इसका प्लानर, बहुत ज़बरदस्त सा प्लानर मौजूद है कि यार कौन सा एरिया मैं करा रहा होता हूँ, कौन सा एरिया सर अजीब करा रहे होते हैं, पूरा प्लानर हमारा ऑलमोस्ट जो है वो मौजूद है। 90 आवर्स का हमारा कोर्स है, जिसकी मैं डिटेल भी आपको इंशाल्लाह ग्रुप में जो है, आप हमारे ग्रुप में होंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में नहीं है तो मैं नंबर शेयर करूंगा अपना, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये देखें कंपेरिजन 2022 में जब पुराना एसपीएम था, ठीक है ना, पास पेपर होते थे, तो उस वक्त क्या होता था, सॉरी नया एसपीएम आया तो अब क्या रिक्वायरमेंट आ रही है और पहले क्या रिक्वायरमेंट आती है। तो एक बड़ा बेहतरीन सा कंपैरिजन है जस्ट टू आइडेंटिफाई, क्योंकि आपको इतनी कोई वैरायटी नहीं है पास की। सिर्फ 4 पेपर हैं अभी आपके पास, 2022 के 2 पेपर हैं, 23 के 2 पेपर हैं, उसके अलावा जितना सारा कंटेंट है आपके पास वो सारा पुराना आउटडेटेड हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। हाँ, उसमें कुछ चीज़ रेलिवेंट जरूर है, मगर वो क्यों ऑब्सोलीट हो गया मेजर पोर्शन, या क्यों रिडंडेंट हो गया है, पूछने के स्टाइल की बात हो रही है, कंटेंट मतलब इन सेंस के एग्जाम स्टाइल की बात हो रही है। तो वो आपको यहाँ से बड़ा अच्छा जो है ना क्या कहते हैं आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये जबरदस्त डॉक्यूमेंट है, इंशाल्लाह जो है इसको भी हम आगे लेके चलेंगे। पहले हम थोड़ा एसपीएम के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। देखें एसपीएम के अंदर ना आप देखें 5 ग्रेड है, A B C D E। अच्छा, मजे की बात ये आई कैप का स्टडी बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि जो जितनी डेप्थ पे जाना है आई कैप ने उसको कवर कर लिया है। हर किसी की वेटेज बता दी गई है, 25 से 30% वेटेज इसकी है पहले वाले ग्रेड की। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सेकंड ग्रेड है इसकी वेटेज जो है 10 से 15 है, थर्ड की तो 25 से 30 है, और फिर उसके बाद जो है 15 से 25 ग्रेड है, इसकी क्या कहते हैं वेटेज है, और लास्ट वाले की 10 से 15 है। मजे की बात यह है कि आई कैप की जो स्टडी टेक्स्ट है उसकी सीक्वेंस भी बिल्कुल सीखना है, कि पहले जो 9 चैप्टर हैं अगर हम देखें तो वो ग्रेड ए से रिलेटेड है। जो शुरू के 9 चैप्टर हैं यहाँ तक आप देखें, ये सारा ग्रेड ए चल रहा है। फिर अगला टॉपिक जो है चैप्टर 10 वो ग्रेड बी है। फिर उसके बाद आप देखें अगले 5 चैप्टर 11 से लेकर 15 ये सारे ग्रेड सी हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास 2 ग्रेड डी के टॉपिक आ रहे हैं, जो मैं करा रहा होता हूँ फुल फ्लेज परफॉर्मेंस मेजरमेंट से रिलेटेड और क्या कहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से रिलेटेड। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसके बाद आप देखें बाकी जो 3 है ये भी आपके ग्रेड। तो पूरी एक सीक्वेंस है आई कैप का स्टडी हम फॉलो कर सकते हैं। हम भी फॉलो करते हैं अपने सेशन में, जो लोग स्टडी करें वो भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने नोट भी शेयर कर रहा होता हूँ, सर अदीब जो है वो मिक्स एसीसी की क्वालिटी उनकी रिसर्च हुई हुई है वो शेयर कर रहे होते हैं, मैं दोनों चीज़ें जो है मिला के शेयर कर रहा होता हूँ। तो कहने का मतलब है कि बड़ा अच्छा आसान सा जो है ना क्या कहते हैं आपके लिए सिस्टम बन जाएगा। तो एक तो ये ध्यान में रख लें। दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि अब ये वाला जो एरिया ना इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। आप पिछले 4 डे के पेपर उठा के देख लें, जब से एसपीएम हुआ इसको उसने ठीक ठाक टारगेट किया है। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बार बार कि यार नॉर्मल चीजें पे तो बात हो ही जाएगी, मगर कुछ एरिया एरिया है जिसपे एग्जामिनर खास तौर पे देखना चाह रहा है। और इसकी वजह मैंने आपको बताई नहीं बताई बता देता हूँ कि अब हो ये रहा है कि पहले हम जब MSA 2 पढ़ाते थे ना तो हमें बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट लगता था। हमें लगता था कि FTPM और BFD के अंदर जो है ना बहुत सारी चीजें जो है वो एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके रुक जाती हैं। टेस्टिंग लेवल की बात कर रहा हूँ, तो MSA 2 का टेस्टिंग लेवल बहुत डिफरेंट है, बहुत इंटायरली डिफरेंट है। तो अब ये क्या किया है कि अब आपने शायद सुना हो नहीं सुना हो, BFD के पेपर के अंदर भी थ्योरी आ रही है। तो मेरा तो अपना पेपर है BFD, इसलिए मैं बड़े यकीन से बात कर सकता हूँ कि आप लोगों ने भी फीडबैक लिया होगा या जिन्होंने BFD अटेम्प्ट किया होगा उन्होंने देखा होगा BFD के अंदर थ्योरी थोड़ी ज्यादा आ रही है। और एसपीएम के अंदर भी आप देखें BMS से ही एसपीएम हो गया है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये इनडायरेक्टली आपको अलाइन करें MSA 2 से रिलेटेड, कि जब आप MSA 2 में जाएंगे तो अब आपको कोई एलियन वर्ल्ड नहीं लगेगी, अब आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये आई कैप ने अचानक टेस्टिंग लेवल चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि वो थोड़ा बहुत टेस्टिंग लेवल का चेंज आप पीछे से ही टेस्ट करके आ गए होंगे MSA 2 एसपीएम के अंदर और BFD के अंदर। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। बाकी ये सर अदीब ने बताया, सर अदीब खुद एसीसीए क्वालिफाइड है, मैं खुद एसीसीए क्वालिफाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास एसीसीए का भी तजुर्बा है। एसीसीए में तो आप आज नहीं मैंने 2011 में नहीं 2011 में नहीं 2010 में मैंने एसीसीए का पर्चा दिया था, जो इसका होता है SBL वाला। उस वक्त ये P3 होता था, सही है, आज वो SBL हो गया ACCA में।
तो आप यकीन करें वो सारा प्रैक्टिकल पेपर होता था, प्रैक्टिकल पेपर होता था, सिनेरियो बेस्ड पेपर होता था। हमारे यहाँ सिनेरियो बेस्ड पेपर पहले नहीं आता था, अब आने लग गया है। तो एसीसीए तो सिनेरियो के मामले में बहुत आगे, बहुत आगे। तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि यार हम क्यों ना अपना तजुर्बा, क्यों ना अपनी एक्सपर्टीज वो हम यहाँ यूज करें। कि सर अरीब ने अभी कुछ टाइम पहले एसीसीए कंप्लीट किया, मैंने और पहले एसीसीए कंप्लीट किया। तो वो जो एसीसीए का माइंडसेट है, जो आई कैप आहिस्ता 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 अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, वहां के लिए हम पहले से आपको पावर कराते हैं। एक बड़ी प्यारी एग्जांपल सर अरीब अक्सर देते हैं और आगे कंटिन्यू भी करेंगे उस एग्जांपल को, कि आई कैप पहले बोलता था इस मॉडल के मुताबिक जो है ना आप आंसर दो। पोर्टर मॉडल लग रहा है, पोर्टर मॉडल बता दिया करता था। पोर्टर डायमंड लग रहा है, बता दिया करता था। बोस्टन मैट्रिक लग रहा है, बता दिया करता था। मगर एसीसी ऐसा नहीं करता था। एसीसी आपसे एक्सपेक्ट करता था कि आप सिनेरियो पढ़ के आइडेंटिफाई करें, आया इसमें बोस्टन लगेगा, आया इसमें पोर्टर डायमंड लगेगा, आया इसमें जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लगेगा, आया इसमें स्वॉट एनालिसिस लगेगा, या आया इसमें पेस्टल लगेगा। ठीक है, आई के बताया था। अब मगर हम चाहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट को उस लेवल पे ले जाएं, उस लेवल के लिए तैयार कर लें कि अगर वो खामोश भी रहे ना, अगर वो सिर्फ डेटा भी दे ना, जैसे एसीसीए में करता है, तो हम आपको समझा सकें, बता सकें, आपके स्किल्स इंक्रीज कर सकें कि यार आप पेपर में बैठ के भी अब बड़ी आसानी से मॉडल आइडेंटिफाई करके अपना सवाल बचा लें। क्योंकि अगर आपने गलत मॉडल लगा दिया तो आपके सवाल के वेस्ट होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, थ्योरी में एक धोखा है। थ्योरी में एक धोखा ये है जो बीएफडी जैसे पेपर में नहीं है। बीएफडी जैसे पेपर में क्या होता है, अगर आपको नहीं आता आप रुक जाते हैं, आपको नहीं आता आप रुक जाते हैं, आप गलत सॉल्व नहीं करते, आपकी हिम्मत ही नहीं होती सॉल्व करने की गलत, आपको लगता है यार गलत कर रहा हूँ। इवन सही सॉल्व करते करते ही बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो रुक जाता है। थ्योरी में उल्टा है। थ्योरी में क्या है कि आप लिखते रहते हो, आप कहते हो यार नहीं 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 यार कुछ ना कुछ लिखते शायद मार्क्स मिल जाए, आप चांस लेते हो। और अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, आप बच्चों से पूछोगे कि यार आपने पेपर किया, हाँ जी किया, कितना किया, पूरा किया, मार्क्स कितने, 30 है, मार्क्स 30 है, अटेम्प्ट तो पूरा किया था। हाँ सर मैंने तो पूरा अटेम्प्ट किया था, पता नहीं क्यों नहीं पास हुआ। मेरे पास एक, मैंने स्टूडेंट की कॉल भी आई, मैंने आपको शायद पिछले पिछले बैचेस में भी मैं ये स्टोरी शेयर करता था कि एक स्टूडेंट की कॉल है, उन्होंने कहा मैं तो फेल ही नहीं हो सकता, मैं कैसे फेल हो गया। मैंने उनसे आधे से पौने घंटे डिटेल बात की और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बात की। उन्होंने कहा हाँ मसला सिर्फ ये है कि मैंने अटेम्प्ट तो पूरा किया था मगर अटेम्प्ट सही नहीं किया था। तो आपको पता नहीं चलता थ्योरी में कि आप सही अटेम्प्ट कर रहे हो गलत अटेम्प्ट कर रहे हो। तो ये बड़ा ना आपको आंखें खोल के जाना पड़ता है। बाकी यार एक वर्ड माजरत के साथ, मैं एक वर्ड यूज करता हूँ यहाँ पे माजरत के साथ, कि हम इस पेपर के साथ ना सौतेला सलूक करते हैं। ये मैं आज पहले दिन इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यार हम पहले दिन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बात बैठ जाए, इस पेपर के हम सौतेला सलूक करते हैं। बचा कुचा टाइम हम इस पेपर को देते हैं। बिल्कुल ही लास्ट में जब हमें लगेगा कि हाँ यार बस जिसे कहते हैं ना कि अब कुछ पढ़ने को नहीं है, या अब बिल्कुल टेंशन ज्यादा हो रही है, तो आप इस वक्त पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि गलत बात है। देखिए इसकी पेपर की रिस्पेक्ट है, इस पेपर की इंपॉर्टेंस ये, इसके बगैर एमएसए नहीं खुलेगा आपका। यार सर हाफिज अरीब इस पे बात करेंगे थोड़ी देर में कि यार आप क्यों पेपर इस पेपर को लाइटली लेते हो, इसके बगैर तो एमएसए नहीं खुलने का है यार। ठीक है ना, तो प्लीज यार इसको डेडिकेटेड एफर्ट करें, इसको टाइम दें, इसको रिस्पेक्ट दें। और आपके लिए डेडिकेटेड एफर्ट हो रहा है, हमारे साथ एफर्ट करना चाहे हमारे थ्रू एफर्ट कर लें, आप खुद एफर्ट करना चाहे खुद एफर्ट कर लें। मगर आपको एक मैसेज ये आज पहले दिन कि यार जून 24 के लिए अगर आप बैठे रहे हो और आपने एसपीएम प्लान किया तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अक्सर लोग ऐसा होता है कि पेपर के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, ये लास्ट मंथ मैंने बच्चों को पेपर में किताब खोलते देखा है कि सर अब हम पढ़ना शुरू करें, पता है एसपीएम में क्या करना है। ऐसा ना करें प्लीज यार, ये पेपर इंपॉर्टेंट है, इसकी इतनी रिस्पेक्ट है। और अब ये चूंकि प्रैक्टिकल पेपर भी हो गया है, सिनेरियो बेस्ड हो रहा है, तो आपकी जो है जिम्मेदारी बढ़ गई है। बाकी जबरदस्त सा प्लानर सर का कैसा बना हुआ है ये सर आपको अभी थोड़ी देर में सर अजीब जो है अपने एरिया में कवर करेंगे। अच्छा मैं बस एक छोटी सी काम मैंने आपके लिए रखा हुआ था यार, ये एग्जामिनर कमेंट मैंने कुछ रखे थे मगर मेरे ख्याल से मैं ज्यादा टाइम ले जाऊंगा। सर अजीब को मुझे जो है वो देना है सेशन, और फिर हम 2 बजे इसको एंड भी करेंगे। एग्जामिनर देखे क्या बातें करें, मैं बस 2 बातें करके अपना यहाँ पे अपना एरिया जो है वो खत्म करके सर अजीब को हैंड ओवर करता हूँ। एक तो ये रिकरिंग इशू आ रहा है कि यार आप क्या कर रहे हो कि एग्जामिनी स्ट्रगल विद इनफ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जो चीज बार बार पूछी जाती है उसमें बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, जो चीज नहीं पूछी जाती ज्यादा वो उसमें खराब परफॉर्म करता है। तो ये लाइन ये बता दी जा रही है कि सिलेक्टिव स्टडी को आपने नो कर देना है अभी से। सिलेक्टिव स्टडी को नो कर देना है, सिलेक्टिव स्टडी आपने सोचना भी नहीं है। सिलेक्टिव स्टडी करने जाओगे, ये एग्जामिनर बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, एग्जामिनर कमेंट है एसपीएम के समर 23 के विंटर 23 के कमेंट अभी तक नहीं है। दूसरा एग्जामिनर कह रहा है कि बंदा जो है वीक एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है, सिनेरियो बेस्ड में क्वेश्चन में, इंडिकेटिंग ए लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। यार अंडरस्टैंड करो प्लीज, रट्टा नहीं लगाने बैठ जाना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं रट्टा लगा के एसपीएम पास कर लूंगा, आपकी भूल है, आपकी भूल है। एग्जाम में आपको पास नहीं होने देगा, वो ये लिख रहा है यहाँ पे, वो नहीं होने देगा पास आपको। वो सवाल ऐसे पूछ रहे जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग लगानी है, कॉन्सेप्ट लगाना है, प्रैक्टिकलिटी लगानी है, रट्टा नहीं लगाना है।
क्या कह रहा है एग्जामिनर? देयरफॉर encourage to focus on, examinees are therefore encouraged to focus on understanding of the core concept and practice their application. Practice their application, practice their application, practice their application का मतलब है भैया लिख के प्रैक्टिस करके जाओ। डीएमडी का पेपर हम करने जाते हैं बगैर प्रैक्टिस कर ही जाते हैं ना यार, हमारी हिम्मत भी नहीं होती। यहाँ पे हम बगैर प्रैक्टिस का चले जाते हैं। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, इसके लिए मैंने आपके लिए आपके सामने एक वो रखा है अप्रोच, और फिर मैं सर को जो है वो हैंड ओवर करता हूँ। ये देख लें ये अप्रोच है। प्लीज यार ये आपने अप्रोच फॉलो करनी है एसपीएम के लिए। अगर आप ये अप्रोच फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, वरना आप फंस जाओगे। पहले तो अपने कॉन्सेप्ट पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करें, अंडरस्टैंडिंग में काम करें, अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करें। हमारे थ्रू कर लें, हम तो प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं सेशन में। अगर आप हमसे सेशन ले रहे हैं, हमसे नहीं सेशन लेना चाहते, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो भी आप केस स्टडी निकालें, नेट से रिसर्च करें, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में काम करें। दूसरा, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखें। प्लीज यार अपनी समरी बनाएं, किसी भी दोस्त की, किसी भी टीचर की समरी पे ट्रस्ट करने के बजाय अपनी समरी बनाएं यार। आपकी समरी होगी, आपकी ओनरशिप होगी, आप समझदार हैं, आप इतने लेवल पे आ गए हैं, आप अपनी समरी बना सकते, आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप अपनी समरी बना सकें। आप अपने निके छोटे काके नहीं हैं आप लोग। मेरी बात समझिए, मैं आपको ये सीरियस बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार ये हमारा पेपर है, इसमें कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो हमें दुख होता है, ठीक है ना। हम चाहते हैं आप पहले दिन से इस पर अच्छा परफॉर्म करें, भले आप हमसे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मगर आप इस पेपर को एक रिस्पेक्ट दें, इस पेपर को टाइम दें, इस पेपर को एक एफर्ट दें। बात समझ आ रही है? इस पेपर को उतना ही स्टेटस दें जितना आप दूसरे पेपर को देते हैं। रिवाइज योर समरीज ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप अपनी समरी बनाएंगे, उसके बाद उसको रिवाइज करें रेगुलर बेसिस पे। अपनी समरी को रिवाइज करना आसान है यार, ये मेरा आजमाया हुआ टोटका है। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने का भी मैं आपको ढंग सिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का ढंग ये है कि यार आप उसको कंप्लीट सॉल्व करें, बुलेट पॉइंट में, हवा में, ओरल सॉल्व ना करें। पेपर आपका ओरल नहीं है, पेपर आपका बुलेट फॉर्म में नहीं है। फुल फ्लैश सॉल्व करें, रिटन फॉर्म में सॉल्व करें, और सेल्फ सॉल्व करके रुक ना जाएं। सॉल्व करके क्या करें, उसको कंपेयर करें, चेक करें, और जो मिसिंग पॉइंट है उनको लिखें। प्लीज यार ये आपने पॉइंट नंबर 4 अगर मिस कर दिया ना, ये आपको टीज कर जाएगा। पेपर में आपको लगेगा कि यार मैं, मुझे आता है, मैं लिख नहीं पा रहा, मुझे आता है, मुझसे पेन नहीं चल रहा। ये शिकायत लोगों को होती है, आप अपने सीनियर से पूछिएगा, पेपर के दौरान पता नहीं हमारे हाथ फ्रीज हो जाते हैं, उसकी वजह ये कि पॉइंट नंबर 4 पे अमल नहीं किया होता। और लास्ट, रिवाइज अगेन एंड अगेन, इसको छोड़ नहीं देना, बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। इसको चाहे तो नोट कर लें, लिख लें, लिख के अपने कमरे में लगा दें, मगर आपने ये एसपीएम के लिए करना है, चाहे हमसे क्लासेस ले लो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने ये अप्रोच फॉलो करनी है। सर प्लीज मैं आपको हैंड ओवर करना चाहूंगा, मैंने काफी टाइम ले लिया। सर प्लीज आप उसको कंटिन्यू करें, एंड इट्स गुड टू यस गो। सर। मैं ये स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, आप जो जो शेयर करना है आप, ओके। ठीक है। चले, ये प्लीज सर अरीब का सेशन मिस नहीं करना है आपने, सर अरीब का सेशन भी लेना है प्लीज यार, ये सर अरीब बहुत ही काम की बातें कर रहे हैं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग को आवाज़ क्लियर आ रही होगी। देखें, सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट के बारे में सर ने बहुत सारी बातें कर ली हैं और हमें एक ओवरव्यू मिल गया है कि सब्जेक्ट के अंदर किस तरह ग्रेडिंग स्ट्रक्चर है, क्या क्या इसके अंदर टॉपिक्स कंटेंट कवर हुए हुए हैं और रिसेंटली अप्रोच क्या आ रही है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा क्विकली स्किम करके आपको मेन अप्रोचेस पे ही जाके बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें देखें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी एक ग्रिड भी है और हमारे पास एक लर्निंग कोर्स का आउटकम भी है। लर्निंग कोर्स का आउटकम क्या है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जा रहे होते हैं, दैट यू नीड टू नो व्हाट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। होलिस्टिक व्यू आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। इसीलिए इस ग्रिड के अंदर चैप्टर ज्यादा हैं क्योंकि ये आपकी कॉर्पोरेट की ओवरऑल स्ट्रेटजी को कवर कर रहे होते हैं। देन जब आप ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट कर लेते हैं, तब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर आपके पास आईटी डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद जब भी उसने इन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स की स्ट्रेटेजी पे बात की हुई है कि आप इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी किस तरह लेके चलेंगे, आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे लेके चलेंगे, सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी कैसे लेके चलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी कैसे लेके चलेंगे। जब सारी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो जाती है, वी नो व्हाट आर टारगेट्स आर, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, तो आपको नहीं पता चल सकता अनलेस यू मेजर इट। इसलिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट की ग्रिड रखी गई कि आपने ऊपर जितनी सारी मेहनत करके एक डायरेक्शन सेट करी, आपको पता भी तो होना चाहिए कि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया बेसिकली एक गाइड होता है फॉर द मैनेजमेंट कि उनको पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी और उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो भी बिजनेस डिसीजन लें, जो भी आपकी प्रैक्टिस हो, उसके अंदर एथिक्स का एलिमेंट इंकॉर्पोरेट होना चाहिए। अगर आप इथिकल स्टांस लूज कर देंगे, तो जो आजकल करंट ट्रेंड वैसे भी चल रहा है ईएसजी फ्रेमवर्क का, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस फ्रेमवर्क,
उसके अंदर इन्वेस्टर्स आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप जब इक्विटी इशू करने जाएंगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपके कस्टमर्स अगर ग्रीन यूजर्स हैं और आपकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस का उनको पता चलेगा तो वो बाइकआउट कर देंगे। बहुत सारी हमने रिसेंट एग्जांपल सुनी भी होंगी कि कुछ एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज की भी अगर मैन्युफैक्चरिंग साइट में, जो साउथ अफ्रीका में हो या चाइना में हो, किसी भी कंट्री में हो, वहां पे अगर कुछ एथिक्स की वायलेशन हो रही होती है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर यूज हो रहा होता है, रिसाइक्लेबल मटेरियल सही से डिस्पोज नहीं हो रहा होता, तो उसका इमेज कंपनी की रेपुटेशन पे आ रहा होता है। तो एथिक्स का एरिया रखने का पर्पस यही होता है कि वी आर बीइंग कॉन्शियस, हमारे जो डिसीजंस हैं वो इथिकल ग्राउंड्स पे भी हों। अब ये क्रिएट होने के बाद हमारे पास नीचे हर चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उसकी यहाँ पे बात हुई भी है। ये हमारे जो लेक्चर्स की सीक्वेंस है वो भी मोस्टली इसी ग्राउंड्स पे होती है। हम बुक की सीक्वेंस को फॉलो इसलिए करते हैं बिकॉज देर इज अ लॉजिकल कनेक्शन। चैप्टर 1 जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास एक ओवरऑल स्ट्रेटेजिक रोड मैप आपको क्लियर होता है। पूरा एसपीएम की अगर मैं समरी बोलूं तो वो चैप्टर 1 के अंदर है कि आप किस तरह स्ट्रेटेजी सेट करते हैं, क्या एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। उसी की सीक्वेंस शुरू हो जाती है चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 में आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, चैप्टर 3 के अंदर आप अपनी इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं। देन उसके बाद जब आप चैप्टर 4 में आते हैं तो आप अपने इंटरनल एनालिसिस करते हैं। सारे एनालिसिस करने के बाद आप ये डिसाइड करते हैं क्या स्ट्रेटेजी कंपेरेटिव होगी आपके लिए। उस कंपेरेटिव स्ट्रेटेजी को एनालाइज करने के लिए आप चैप्टर 5 की हेल्प लेते हैं। देन जब आप जेनरिक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आपके पास डिफरेंट चॉइसेस आती हैं जो चैप्टर 6 है। ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज मेरे पास क्या होंगी, मुझे एक डायरेक्शन अचीव करनी है तो मैं इंटरनल ग्रोथ के थ्रू करूंगा, मर्जर एक्विजिशन के थ्रू करूंगा, अदर मेथड्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू करूंगा, फॉरवर्ड इंटीग्रेट करूंगा, बैकवर्ड करूंगा। उस स्ट्रेटेजी को असेस करने के लिए मैं कौन सा मॉडल यूज करूंगा। चैप्टर 6 के अंदर मैंने स्ट्रेटेजी डिसाइड कर ली फाइनल। अब बात आ गई उसको इंप्लीमेंट करने की, जो कि चैप्टर 7 कि अब आप जब स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने जाएंगे, जो चेंज आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगा उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, आप अपनी स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुली किस तरह इंप्लीमेंट करवा रहे होंगे, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे होंगे, सारा चैप्टर 7 में आ जाएगा। देन उसके बाद चैप्टर 8 और 9 इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क मैनेजमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रॉफिट कमाना, क्योंकि आपने सुना होगा प्रीवियसली कि रिस्क और रिटर्न का एक रिलेशन होता है। तो जब तक आप रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे स्ट्रेटेजी बनाने के टाइम पे, स्ट्रेटेजी बनने के बाद जब कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑपरेशन चल रहे होंगे, तो यू विल बी वल्नरेबल कि अगर वो रिस्क मटेरियलाइज हो गया तो आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। इसीलिए रिस्क के चैप्टर्स रखे गए हैं पूरे स्ट्रेटेजिक प्रोसेस के बाद कि आप रिस्क के एंगल से भी चीजों को देख सकें। वंस आपने ये सारी चीजें कर ली, अब आपके पास जिस तरह मैंने बात की थी चैप्टर 10 के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी कंपनी के लिए जरूरी है और आजकल के इरा के अंदर तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। देन चैप्टर 11 12 13 आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका भी हमें पता होना जरूरी है। देन मेरे पास बिजनेस ऑपरेशंस, ऑपरेशंस लेवल पे मुझे किस तरह स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन लेनी है, मुझे ऑपरेशंस को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, एफिशिएंट प्रोडक्शन अचीव करनी है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शंस को किस तरह कम से कम करना है और प्रॉफिटेबिलिटी को इनहांस करना है। क्वालिटी मैनेजमेंट ऑब्वियसली ऑपरेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। उसके बाद आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही से अलाइन नहीं करी तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल ही नहीं कर पाएंगे, इसका तो हमें जनरल आइडिया वैसे भी है। देन सारी चीज होने के बाद चैप्टर 16 में आपके पास परफॉर्मेंस किस तरह मेजर हो रही होती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, कौन कौन सी डायरेक्शन में परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहिए, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं नॉन फाइनेंशियल भी, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे मेजर करते हैं। वंस आपने सारी चीजें कर ली तो उसको रिपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप स्टेक होल्डर रिलेशंस को जब मैनेज करते हैं तो आप थ्रू योर रिपोर्टिंग, थ्रू योर ट्रांसपेरेंसी मैनेज कर रहे होते हैं कि भाई आप सस्टेनेबिलिटी पे क्या क्या कर रहे हैं और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को आप किस तरह लेके चल रहे हैं, सस्टेनेबल एलिमेंट्स आपने किस तरह अपने बिजनेस के अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अगला चैप्टर आता है उसमें भी यही बात होती है कि आपने किस तरह सोशली रिस्पॉन्सिबल काम किया, इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम किया, इथिकल वे के अंदर काम किया, और 1920 के अंदर आपके पास एथिक्स की सारी कंसिडरेशन आ रही होती है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव का प्लान बनाने का मकसद ही यही था कि एक लॉजिकल सीक्वेंस पता हो दोनों लोगों को, जो क्लासेस ले रहे हैं, जो क्लासेस नहीं भी ले रहे। होता क्या है, शॉर्टकट अप्रोच पहले दिन से ही अप्लाई होना शुरू हो जाती है कि मैं चैप्टर 10, क्योंकि एक चैप्टर है उससे ग्रिड कवर हो रही है, डायरेक्ट मैं उस पर चला जाता हूँ। इसी तरह फिर मैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे जंप कर जाता हूँ। और चैप्टर मेरे पास जो 1 से लेकर 7 तक हैं जो बेसिक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसको भी मैं मिक्स एंड मैच लेके चल रहा होता हूँ और मैं एक प्रॉपर अप्रोच नहीं फॉलो करता। उसका नुकसान क्या होता है कि आपकी लिंकेज वीक होती है, आप कॉन्सेप्ट को लिंक नहीं कर पाते, एंड अल्टीमेटली आप पेपर में स्ट्रगल करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि टॉपिक कहाँ से आया। तो हमेशा मैं इस ग्रिड को फोकस करके इवन वर्कशॉप्स के अंदर भी एंड में यही बताता हूँ
कि टॉपिक आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे मेरे सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या बात हो रही है। अब अगर मैं आपको कुछ कॉमन अप्रोचेस बताऊं, लेकिन लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात की थी कि मेरे पास अप्रोच पे आने से पहले ये पता होना चाहिए कि मिस्टेक्स स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, और मुझसे एंड टाइम पे जो जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं बेसिकली वो किस लेवल के होते हैं, और उससे क्या पता चल रहा होता है कि स्टूडेंट्स ने क्या क्या वीकनेसेस की। देखिए आज के दिन अगर हम बैठे हुए हैं तो हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम मौजूद है। बहुत सारी चीजें जो हमें करनी चाहिए वो हम आज प्लान करके इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, रादर देन मैं आखिरी महीने में बैठा हूँ और आप मुझसे पूछेंगे कि सर हम ये वाली अप्रोच फॉलो करना चाह रहे हैं, तो उसका उस वक्त कोई फायदा नहीं होगा। उस वक्त मुझे भी ऑब्वियसली शॉर्टकट अप्रोच पे आपको लेके जाना पड़ेगा, और शॉर्टकट अप्रोच का रिजल्ट अल्टीमेटली वही होता है कि अगर आप सब्जेक्ट को ड्यू टाइम नहीं दे पाते, आप सब्जेक्ट को बिल्कुल ऑल टुगेदर इग्नोर करते हैं, तो ये आई कैप के पेपर्स हैं। आप खुद रियलाइज कर लेंगे दैट यू विल नॉट गोइंग टू पास इफ यू नॉट गोइंग टू गिव सफिशिएंट टाइम टू योर पेपर्स। तो बेसिकली आज के दिन से मुझे जब पता होगा ना कि मेरे पास क्या अप्रोच है, कितना मुझे टाइम देना है, किस तरह चीजें लेके चलनी है, तो आप बिलीव करें कि आखिरी महीने में जाके आपके पास चीजें इतनी आसान हो जाएंगी कि सब्जेक्ट से आपको मसला नहीं होगा, और आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी इजीली मैनेज कर पा रहे होंगे। पहला पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ था वो यही था, नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। इसका मतलब यही है, आजकल जो रुझान चल रहा है ना वो सिलेक्टिव स्टडी पे जा रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ आज, जब एग्जाम हुए हुए एक ही वीक हुआ है और आपके पास अभी 4 महीने आराम से मौजूद है। आज के दिन पे ही कुछ स्टूडेंट अभी से फॉलो कर लेंगे कि भाई हमने सेलेक्टिव स्टडी करनी है, हमने बुक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं कवर करना, प्रैक्टिस नहीं करनी, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है। एंड में जाके आप में और जो लोग अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट बात, कभी भी शुरू से ही सेलेक्टिव स्टडी पे नहीं जाना, एंड में भी नहीं जाना, क्योंकि अभी मैं इनिशियल स्टेज पे बात कर रहा हूँ तो मुझे क्लियर होना चाहिए। मेरे पास हर चैप्टर की सिग्निफिकेंस है। चैप्टर 1 भी जिसने सिग्निफिकेंट नहीं समझा था तो लास्ट अटेम्प्ट के अंदर 8 मार्क्स का इजी सवाल चैप्टर 1 से आ गया था, लेकिन वो इजी उनके लिए था जिन्होंने पढ़ा हुआ था। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था वो उस सवाल के अंदर पूरी तरह से फेल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जेनेरिक आंसर दिया, उनको पता ही नहीं था उसके अंदर क्या बातें करनी थी, और आपका फिर अल्टीमेटली वो क्वेश्चन फेल हो गया। दूसरी चीज, चैप्टर 7 के अंदर नेटवर्क एनालिसिस कभी हिस्टोरिकली नहीं आता था, स्टूडेंट्स को छोड़ के जाते रहते थे। उसने कंसेक्यूटिव 2 अटेम्प्ट के अंदर पूछा, इसी वजह से कि स्टूडेंट्स का माइंडसेट वही था कि एक अटेम्प्ट में आ गया तो अगले अटेम्प्ट में नहीं आएगा। तो उसका मतलब उसने दोनों चीजों को आपकी निगेट कर दिया। पहली चीज, कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर नॉन इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरी चैप्टर एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, पहली बात। दूसरी चीज, कोई चीज अगर रीसेंट अटेम्प्ट में आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगली अटेम्प्ट में नहीं आएगी। ये पहले माइंडसेट थोड़ा बहुत होता था, लेकिन स्टिल देयर इज अ चांस कि वो चीज आपके पास आ जाए। मुझे 2 मिनट दिएगा। तो बेसिकली मैं आपके पास रीजंस ऑफ फेलियर पे बात कर रहा था, उसके अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया कि क्यों हमें शॉर्टकट अप्रोच अडॉप्ट नहीं करनी। देन दूसरी चीज, समरी लेक्चर्स अप्रोच। पहले दिन से ही अगर समरी लेक्चर्स अप्रोच अडॉप्ट करनी है तो फिर समरी बनाने का फायदा क्या बचा। मतलब ये है कि समरी जो आप लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं ना, आपको लगता है कि आप समरी पढ़ेंगे आपके पास पूरे टॉपिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ते हैं कंप्लीटली पूरा डिटेल में, आपके बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है उस टॉपिक के अराउंड। उसके बाद जब आप समरी बनाते हैं तो आपको सिर्फ फ्यू वर्ड्स पढ़ के पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर किसी ने शुरू से ही वो फ्यू वर्ड्स पढ़े हुए होंगे तो अल्टीमेटली उसके पास रट्टा लगाने के अलावा और कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि उसके पास उनका बैकग्राउंड बना हुआ ही नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि सिटी टैक्स के अंदर अगर आपके पास एग्जाम्पल्स भी आ रही है कंपनी की तो आप उसको पढ़ें। उससे आपके पास कंटेंट डेवलप होगा, आपका माइंडसेट डेवलप होगा, फिर आखिरी महीने में आप समरी से भी पढ़ेंगे ना, आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी।
तो फ्रॉम द डे फर्स्ट आपने सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, समरी लेक्चर्स को फॉलो नहीं करना, समरी नोट्स को फॉलो नहीं करना। और अगेन, प्रैक्टिस आपके कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स करती है। अगर आपने एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लिया, ऐसा आपको लगता है, आप उसके कुछ मुश्किल सवाल करके देखेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे एंगल्स आइडेंटिफाई होंगे जो आपने नहीं सोचे होंगे। और इसी वजह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का, और आपने जिस तरह एग्जामिनर कमेंट में देखा, प्रैक्टिस का एलिमेंट जरूर रखा जाता है। सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर मैं एक चैप्टर को कवर कर रहा हूँ, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में उसके कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद ही कर लूँ, ताकि मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी उसमें कुछ कमी रह गई थी या उसको मैं सही से नहीं समझ सका, वो प्रैक्टिस से आपकी जरूर कवर हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट अप्रोच क्या बन गई मेरे पास, कि मुझे कॉम्प्रिहेंसिवली चैप्टर को कवर करना है, मुझे उसकी समरी अप्रोच पे नहीं जाना, साइमल्टेनियसली मुझे उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए, मैं रिकमेंड करता हूँ आईकेक की बुक को, और मैं अपने लेक्चर्स के अंदर आईकेक की बुक को ही लेकर चल रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने उस बुक को रिव्यू किया हुआ है, मैंने एसीसी की बुक्स भी देखी हुई है। आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए वो बुक सफिशिएंट है। उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी होगा। अगर आप कोई समरी नोट भी उठा के देख लेंगे, कोई और बुक भी देख लेंगे और आईकेप की बुक से कंपेयर भी करेंगे, तो 80 से 90% बातें आईकेप की बुक से ही ड्राइव हुई भी होंगी। वो बुक जो है आपके पास किसी बेसिस पे बनाई गई है। मतलब उस बुक को आपने देखा ना कितना लॉजिकली सीक्वेंस में रखा हुआ है, ग्रिड का स्ट्रक्चर किस तरह है। अगर किसी टॉपिक पे मुझे लगेगा कि उसमें कंटेंट कम है, तो मैं आपको सेपरेटली प्रोवाइड कर रहा हूँ। और एक चीज और, जब आप स्टडी टेक्स्ट के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो प्रैक्टिस मटेरियल इज अनदर फॉर्म ऑफ मटेरियल। आपकी बुक के अंदर अगर वो बात कहीं पे आपको लगता है नहीं मेंशन है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आईके की बुक मेरे लिहाज से सफिशिएंट है, कॉम्प्रिहेंसिव है, एक आपके पास सामने सारी चीजें होती हैं। जब आप उसमें हाईलाइट करते हुए अपनी समरी बनाते हैं ना, तो यू विल ऑलवेज हैव द ऑप्शन कि आप समरी के ऊपर नीचे जो कंटेंट है आप वो देख सकें। कभी कभार अक्सर इनमें हमारे पास होता है, स्टूडेंट पूछते भी हैं कि सर ये समरी की लाइन बता दें, समझ में नहीं आ रही। तो वो इसीलिए समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उसके आगे पीछे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अवेलेबल नहीं होती। बुक से पढ़ने का फायदा क्या होता है कि आप जब हाईलाइट करके अपनी समरी बुक में बनाते हैं, तो उसके इर्द गिर्द जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑलवेज अवेलेबल होती है। कभी भी आप किसी चीज पे स्टक करेंगे, आप एग्जांपल्स को रेफर कर सकते हैं, कंटेंट को रेफर कर सकते हैं। तो टू कट इट शॉर्ट, आईके की बुक रेलिवेंट है, बहुत अच्छी डिजाइन हुई हुई है। उसी के अंदर समरी आप बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो लेक्चर्स को आप इजीली ट्रैक भी कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट आता है हमारा प्रैक्टिस वाला मसला, जो कि है ड्राफ्टिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ड्राफ्टिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का मसला क्या है कि जब मैं प्रैक्टिस नहीं करता, तो पेपर में जब मेरे पास सवाल आता है मैं उसको नहीं समझ पाता। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन एक स्किल है, सवाल के अंदर क्या बोल रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या कॉन्टेक्स्ट छुपा हुआ है, रिक्वायरमेंट किस तरह पढ़नी है, वो सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। और जब आप प्रैक्टिस फ्रॉम द बिगनिंग कर रहे होते हैं, तो आप खुद ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखेंगे एट द एंड। अगर आप एंड में जाके प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको इंप्रूवमेंट का टाइम कम होगा। लेकिन अगर आप आज के दिन फॉर एग्जांपल एक सवाल करते हैं और 3 महीने बाद जाके एक और सवाल कर रहे होंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि जितनी आपने प्रैक्टिस की, आपकी स्किल डेवलप हो चुकी होगी। सवाल को कॉम्प्रिहेंड करने की, वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की, वोकेबलरी आपकी डेवलप हो रही होगी, कॉम्प्रिहेंशन आपकी अच्छी हो रही होगी। जो आपके पास लिखने के अंदर मसले मसाले आते हैं वो खुद ही आपके इंकरेज हो रहे होंगे। और जब आप अपने आंसर्स को कंपेयर करेंगे ना, आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि उसमें कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। देखिए, अभी तक तो ये क्लैरिटी नहीं आई है आईकेप की तरफ से कि जो बाकी पेपर्स हैं वो ऑनलाइन मॉडल पर शिफ्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती, तो अभी हम यही अज्यूम करेंगे कि हमारे पास वो हार्ड फॉर्म में ही हो रहा है। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से स्टूडेंट डर जाते हैं कि भाई उसके अंदर हम किस तरह उसको लेके चलें। तो अगेन उसका तरीका वही है कि आपके पास जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की, तो आप अप्रोच डेवलप कर रहे होंगे उन क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं, आईकेप के पेपर में जो ट्रेंड चल रहा है वो मल्टीपल टॉपिक को एक सिनेरियो में भी टेस्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया है, उसके साथ ग्रेड ए के कुछ टॉपिक्स अटैच कर देगा जो आपको कॉम्प्रिहेंड करने में आसानी हो रही होगी अगर आपने समझे भी होंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया आ जाएगा। इसी तरह चैप्टर 10 के अंदर हमारे पास मार्केटिंग थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला एरिया है, उसको वो कनेक्ट करेगा मार्केटिंग टॉपिक के साथ। अब जब तक आपने इस तरह के सवाल प्रैक्टिस ही नहीं किए हुए होंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा टॉपिक्स लिंक किस तरह हो सकते हैं, किस तरह हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। और बहुत सारे सवालों के अंदर वो सजेशंस मांगता है, रिकमेंडेशन मांगता है। वो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से ही मिल रही होती है, वो नॉलेज आपकी थ्रू प्रैक्टिस डेवलप हो रही होती है। देन प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट,
अभी अगर मैं बात करूं फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अप्रोच, तो उस लिहाज से ये चीज वो है कि आपने किस तरह स्टडी प्लानर बनाया हुआ है, आप सब्जेक्ट को किस तरह लेके चल रहे हैं, लेक्चर्स को किस तरह लेके चल रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप आखिरी महीने में आके ही सारे लेक्चर्स ले रहे हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस कब करेंगे? तो प्लानर आपको हमेशा हेल्प करेगा और आपको रियलाइज होगा एट द एंड, जब आपके पास प्लानर होगा, आप बहुत सारी चीजें आराम से कवर करके आ चुके होंगे। लेकिन अगर आपके पास प्लानर नहीं होगा तो आप बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन करेंगे, चीजें आपकी लिंकर ऑन होती रहेंगी, आपकी कंट्रोल सब्जेक्ट पे नहीं रहेगा। खास तौर पे जब हम रिकॉर्डेड लेक्चर अप्रोच पे आजकल जाने लग गए हैं, तो उसके लिए प्लानर बहुत जरूरी है। मुझे पता होना चाहिए कि भाई मुझे कौन से लेक्चर्स कब कवर कर लेने हैं। लाइफ के अंदर तो ये होता था ना, मैं टीचर के मोमेंटम के साथ चलता था। अब जब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अप्रोच पे जा रहा हूँ तो मेरे पास कोई प्लान ही नहीं है। या तो मैं जोश में बैठूंगा तो 3-4 लेक्चर्स ले लूंगा, वरना मैं 3-4 हफ्ते तक एक लेक्चर भी नहीं लूंगा। तो इस टाइम पे प्लान करने की जरूरत है, और आपके पास अभी क्योंकि एक वीक ही हुआ है, सफिशिएंट टाइम है, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डेवलप कर सकते हैं। अपने टारगेट्स तो सेट करें कि मुझे एक महीने बाद कितना कवर कर लेना है, ताकि आपको पता चलते रहे कि आप कितना लैग कर रहे हैं, कितना पीछे रह गए हैं, आपको किस तरह स्पीड अप करना है चीजों को, तो आप उतना ही कंफर्टेबल रहेंगे। स्कोपिंग वाली चीज में वही मटेरियल पे हमने बात कर ली कि आपने मल्टीपल मटेरियल्स के ऊपर नहीं जाना, आप एक मटेरियल सेलेक्ट करें। आप आईकेप की बुक सेलेक्ट करते हैं, किसी के नोट सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वंस यू सेलेक्टेड दैट मटेरियल, कोशिश करें एग्जाम के एंड दिन तक उसी मटेरियल पे स्टिक करें। होता क्या है कि मैं मटेरियल मल्टीपल जमा कर लेता हूँ, आप खुद रियलाइज करेंगे मल्टीपल मटेरियल पढ़ने से आपको चीजें रिटेन कम रहेंगी। जब आप एक ही मटेरियल को बेस बनाते हैं, उसी पे मेहनत करते हैं, आपको वो मटेरियल जब भी आप दोबारा देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन रिटेन रखने में आपको बहुत हेल्प होगी। टाइम बेस्ड प्रैक्टिस वाली चीज अगेन आप पहले दिन से इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि आप टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड थोड़ा सा क्विकली चीजों को प्रोसेस करना शुरू करेगा। अगर आप टाइम बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सवाल भले सही हो जाए, लेकिन आप टाइम के अंदर पेपर में जाके मार खा जाएंगे। एग्जाम वन सिटिंग सॉल्व करना होता है, ये भी बहुत अच्छी अप्रोच होती है कि आपको पता चलता है कि आप उन 3 घंटों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये ऑब्वियसली थोड़ा 2-3 महीने के बाद, तीसरे महीने के बाद वाली अप्रोच होती है। रिसेंट एग्जाम के अंदर ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, उसमें मैंने बात की कि आईटी बेस्ड सिनेरियोज ज्यादा आ रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी जो डेवलपमेंट चल रही है करंट वर्ल्ड के अंदर, उस लिहाज से डेटा और एनालिसिस वाले क्वेश्चन ज्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि हर तरफ डेटा एनालिटिक्स का दौर है। पाकिस्तान में अभी बहुत ज्यादा इस पे चीजें अडॉप्ट नहीं हुई हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारी कंपनीज डेटा को यूज करते हुए डेटा ड्रिवन डिसीजन ले रही होती है। और आईकैप हमेशा करंट ट्रेंड जो चल रहे होते हैं, करंट डेवलपमेंट जो होती हैं, उसको जरूर फोकस करता है अपने पेपर के अंदर। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपका एक माइंड बन रहा होगा कि चीजें चल किस तरह रही हैं। आपका एनालिसिस स्ट्रांग होने की वजह से ही उसने परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले एरिया को अलग किया है, क्योंकि वो एक वीकनेस नजर आ रही थी एमएसए 2 के अंदर, लोग सही से डेटा को एनालाइज नहीं कर पाते थे। अगेन आपके पास टारगेटेड कर रहा है वो नॉन टेस्टेड एरिया को। हर अटेम्प्ट के अंदर आप उठा के देख लें, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर टेस्ट होगा जो प्रीवियस अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं हुआ हुआ। चैप्टर 1 वाली एग्जांपल, नेटवर्क डायग्राम वाली एग्जांपल, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे एग्जांपल, ये ऐसे टॉपिक थे जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं होते थे, लेकिन अब हो रहे हैं। उसके बाद मल्टी ग्रिड टेस्टिंग की मैंने आपको एग्जांपल दी कि ग्रिड ए और उसने ग्रिड डी को मिला दिया आपस में। जिस तरह परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाले एरिया के साथ उसने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कंबाइन कर दिया, इसी तरह आपके पास आईटी वाले एरिया को मार्केटिंग के साथ कंबाइन कर दिया, आईटी वाले एरिया को सप्लाई चेन के साथ कंबाइन कर दिया। तो मल्टी ग्रिड टेस्टिंग का मतलब यही होता है कि आपको होलिस्टिक पिक्चर पता हो। आप ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो नहीं करते ना कि आप सिर्फ एक वक्त में एक ही चीज सोच रहे होते हैं। अगर आप डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपस में डिपार्टमेंट किस तरह लिंक कर रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं। अगेन रिकमेंडेशन और सोल्यूशन ज्यादा पूछ रहे हैं, आपसे वो टेस्ट करना चाह रहा है कि अगर आप एक कंसल्टेंट हैं, अगर आप एक एडवाइजर हैं, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने बॉस को भी कुछ चीज एनालाइज करके दे रहे हैं, तो आप रिकमेंड क्या करते हैं, आप वैल्यू किस तरह ऐड करते हैं। ये चीज जो आपके पास आती है ना, बेसिकली वैल्यू एडिशन में आती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू किस तरह ऐड करके दे रहे हैं। और ये चीज आपकी प्रैक्टिस के बगैर कभी भी इंप्रूव नहीं होगी, क्योंकि बुक के अंदर आपको रिकमेंडेशन सोल्यूशन जेनेरिक मिलेंगे, कभी भी केस स्पेसिफिक आपको नहीं मिल रहे होंगे। उसके लिए जरूरी यही होगा कि आप प्रैक्टिस जब इंकॉर्पोरेट करें तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें कि आप सजेशन किस तरह दे रहे होते हैं। यहाँ तक बात हो गई कि मेरे पास क्या क्या अप्रोच के अंदर मिस्टेक्स होती हैं। सेल्फ स्टडी वालों के लिए भी सारी चीज़ें रेलिवेंट हैं, क्लासेस जो ले रहे हैं उनके लिए भी मैंने बताया चीज़ें किस तरह रेलिवेंट है। लाइव सेशन वाली चीज़ पर अगर मैं बात करूँ, कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था। देखिए लाइव सेशन जो होते हैं वो स्टूडेंट के फ्लो पे चलते हैं। हम प्लान करते हैं लाइव सेशन को, स्टूडेंट्स के अंदर आते नहीं है तो फिर उसका मोमेंटम नहीं हो पाता।
लास्ट टाइम भी हमने प्लान किया था कि हम अपने पास रिटन बेस्ड प्रैक्टिस को लेके चल रहे होंगे। अब की बार स्टिल ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है अगर स्टूडेंट डिमांड कर रहे होंगे, और हम कुछ ऑल्टरनेट फ्रीक्वेंसी पे सेशंस रख रहे होंगे ताकि ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव करवाया जा सके। लाइव सेशन में आके जब आप ड्राफ्ट करेंगे ना, एक तो आप बाउंड हो जाएंगे कि आपने सवाल खुद से करना है, क्योंकि मुझे पता है लेक्चर में आप लोग क्या करते हैं, उसमें मैं बोल भी रहा होता हूँ कि सवाल खुद से प्रैक्टिस करें फिर अगली वीडियो पे मूव करें। लेकिन क्योंकि टाइम कम होता है या वो उस चीज़ को समझते नहीं है, आप डायरेक्ट खुद से प्रैक्टिस करे बगैर सोल्यूशन पे चले जाते हैं। देखिए सोल्यूशन पे जाके आपको पता चल ही जाएगा सवाल में क्या करना है, लेकिन आपकी अपनी थिंकिंग एबिलिटी कभी क्रिएट नहीं होगी। तो लेक्चर्स भी लें तो उनको होल हार्टेडली लें, कि एज इफ अगर आप लाइव क्लास में होते और आपको एक चीज बोली जा रही होती कि आपने पॉज करना है, खुद उसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, फिर आगे मूव करना है, तो उसके पीछे कोई पर्पज होता है। आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कभी होंगी ही नहीं अगर आप इस अप्रोच पे करेंगे कि बस मुझे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। तो लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद भी कोई खास फायदा नहीं होगा। लेक्चर की प्रॉपर अप्रोच क्या होती है कि जब मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ, उस टॉपिक को या तो मैंने पढ़ा हुआ हूँ पहले से, या मैं लेक्चर के बाद पढ़ लूँ, उसमें कोई चीज आगे पीछे मुझे नहीं समझ में आ रही वो मैं पूछ लूँ, या मैं उन चीजों को एक बार रीइंफोर्स कर लूँ कि भाई हाँ सब चीजें कवर हो गई हैं, कंप्लीटनेस इंश्योर हो गई है मेरे पास। उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस पे आता हूँ, तो जब कहीं बोला जा रहा है कि आप खुद से सॉल्व करें, तो वो आपको आपका माइंड चलाने के लिए बोला जा रहा होता है, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बोला जा रहा होता है। जब तक आप वो चीज़ खुद से नहीं करेंगे और डायरेक्ट सोल्यूशन वीडियोस पे जंप करके लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो आप वहीं पे ही खड़े होंगे और कोई ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं होगी। दूसरा, समरी लेक्चर अप्रोच अडॉप्ट हम करेंगे, लेकिन नॉट फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि मुझे पता है कि शुरू से ही अगर हमने समरी लेक्चर्स वगैरह वाली चीज़ों पे जाने लग गए, तो जो पूरा पर्पस है, जो पूरा मैंने कॉन्टेक्ट क्रिएट किया, वो कोई फायदा नहीं होगा। और समरी लेक्चर अप्रोच आपको कभी भी उस सब्जेक्ट पे कमांड नहीं दिलवाई। मे भी आपका पेपर क्लियर हो जाए, लेकिन उसके भी कम चांसेस होते हैं जिस तरह का पेपर आजकल आ रहा है। लेकिन आपकी उस सब्जेक्ट पे गिरफ्त नहीं आएगी, आपको टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, पेपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ आप उसके अंदर फ्लंक कर जाएंगे। तो अगेन, समरी वाली चीज को अभी माइंड से निकाल दें। इस नीड को हमने किस तरह अकोमोडेट करना है हम आखिरी मंथ के अंदर जरूर देख लेंगे। और अगेन सर वाली बात, अपनी समरी जो हमने बनाई हुई होती है ना, वो सबसे बेस्ट समरी होती है। उसको आपका माइंड जिस तरह इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है उस लिहाज से ही आप बना रहे होते हैं। मैं जो समरी बना रहा हूँ वो मेरे इंफॉर्मेशन के लिहाज से होगी। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको समझ में ना आए। तो इसीलिए मैं पहले दिन से बोलता हूँ कि जब बुक को लेके चलें तो मेक योर ओन समरी इन द बुक। अगेन, टेस्ट और मॉक्स भी हम लास्ट टाइम लेते रहे थे, लेकिन उसके अंदर स्टूडेंट इंटरेस्ट शो नहीं करते। तो उसकी बड़ी वजह यही होती है, जब आप उस इन्वायरमेंट से गुजरते ही नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप टेस्ट दें, मॉक दें, उसको टेस्ट करवाएं, उसको चेक करवाएं, तो आपको पता चलेगा आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो अगेन, ये सारी चीजें वही हैं कि आप एटीट्यूड किस तरह रखते हैं उस सब्जेक्ट के हवाले से। अगर आप सीरियसली उस सब्जेक्ट को नहीं लेंगे तो आप ये सारे काम वैसे भी नहीं कर रहे होंगे। तो अगेन, आखिरी में सिर्फ मैं यही रीइंफोर्स करूंगा कि इस सब्जेक्ट को अगर आप सीरियसली ले रहे हैं, प्लान बनाएं। प्लान बनाने के साथ साथ उसको बैक एंड फोर्थ चेक करते रहें कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। आपके पास जहां जहां पे क्वेरीज आ रही हैं उसको देन एंड देयर रिजॉल्व करें, एंड के लिए नहीं रखें। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, आपके पास जब अगर लाइव सेशन होंगे उसमें क्वेरीज आप रेज कर सकते हैं। आप खुद बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे अगर आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हुए चलेंगे। समरी लेक्चर अप्रोच को पहले दिन से डिस्करेज कर दें। टेस्ट और मॉक की जब जब अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, 2 घंटे निकाल रहे होते हैं सिर्फ आपको देने के लिए, आपको बहुत सारी लर्निंग उससे हो रही होती है, उसको जरूर अवेल करें। इसके बाद अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लें, किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई क्लैरिटी चाहिए हो। सब क्लियर है यहाँ तक? चैट में मुझे कहीं रिस्पॉन्ड भी कर दें। सही है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में आप ऐड होते होंगे, पेपर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज वगैरह हो, तो आप बिल्कुल मुझे इजीली अप्रोच कर सकते हैं, देन वी कैन डिस्कस दैट एज वेल। लेकिन ये जो सारी बातें मैंने पहले दिन बताने का पर्पस यही होता है कि ये मिस्टेक्स हम हर बैच में देखते हुए आ रहे होते हैं। तो रिक्वेस्ट यही होती है कि अगर आप इवन इस सेशन को भी सीरियसली ले लेंगे ना, आप आज के दिन ही प्लानर बना लेंगे या अगले दिन बना लेंगे, और आपके माइंड में होगा कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों को करना ज़रूरी है, क्यों मुझे टेस्ट मॉक देना ज़रूरी है, क्यों मुझे लाइव सेशन को प्रॉपरली लेना ज़रूरी है, क्वेरीज को टाइमली रिजॉल्व करना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इसी तरह आपके पास इंपॉर्टेंट हो रही होती हैं। टोटल चैप्टर ग्रिड जो है वो हमने डिस्कस कर लिया सेशन में, रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा, मैं आपको उसकी एक बार दिखा भी देता हूँ। हमने स्टार्ट ही बेसिकली उसी से किया था।
ये हमने डिस्कस किया था ना ग्रिड पूरा, और मैंने सारे चैप्टर्स बताए थे, तो रिकॉर्डिंग के अंदर भी आप दोबारा इसको देख सकते हैं। तो चीज़ें यहाँ तक क्लियर है, तो सेशन को इसी तरह रखते हैं। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप लोग हमेशा रीच कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, सर सऊद को कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।